हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास ब्लॉक। ग्लास ब्लॉक से जब लाइट जाता है तो कैसे रिफ्रैक्शन होता है समझेंगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसमें एक टर्म आएगा, उसको सही से समझेंगे क्या होता है। उसका वो फॉर्मुलेशन भी करके बताएंगे पूरा, है ना, कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होता है। थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक इनटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, ये पूरा सारा डिराइव करके भी बताएंगे इसमें, ठीक है। फिर उसका डिपेंडेंस भी देखेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है उसको। तो ये पूरी बात आज हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं, आपका और हमारा प्यारा सा चैनल पल्लव फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो सबसे पहले ग्लास ब्लॉक, है ना, तो हम लोग क्या लेंगे, ग्लास ब्लॉक। आगे की स्लाइड से बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये एक ग्लास ब्लॉक पहले ले लेते हैं, तभी ग्लास ब्लॉक से रिफ्रैक्शन कराना है तभी बात समझ में आएगी। तो ये ले लेते हैं एक ग्लास ब्लॉक सबसे पहले। तो ये ले लेते हैं ग्लास ब्लॉक, है ना। इसको कुछ दे देते हैं नाम, इसको पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस इसको क्या देते हैं, ये ग्लास ब्लॉक है, ठीक है। दिस इज अ ग्लास ब्लॉक। अब क्या हो रहा है कि लाइट इस पे इंसिडेंट कर रहा है ना, ये रहा लाइट, ये इस पे ऐसे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, ऑब्लिकली। और ये है नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। क्या होगा, ये बाहर रेयरर मीडियम है ना, बाहर क्या है, रेयरर, एयर, एयर है तो रेयरर ही है। और अंदर ग्लास है, ग्लास डेंसर है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है 1 और ग्लास का होता है 1.5, है ना, 3/2, 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ये डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा, डेंसर मीडियम में आता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। तो यहाँ भी लाइट क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो अगर ये ग्लास ना होता तो क्या होता, ये लाइट सीधे निकल जाता, है कि नहीं। ये लाइट ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ये क्या होता है, ये यहाँ से ऐसे सीधे निकल जाता, है ना, अगर ग्लास नहीं होता तो। लेकिन क्योंकि यहाँ ग्लास है तो क्या हुआ कि ये यहाँ से थोड़ा कर गया बैंड ऐसे, है ना, ये इस तरह से बैंड कर गया, ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। ये बैंड कर गया थोड़ा, रिफ्रैक्शन की वजह से बेंडिंग हुआ, है ना। रेयरर से डेंसर आ रहा है तो थोड़ा लाइट बेंड कर गया, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। रेयरर से डेंसर आ रहा है, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, ये इस रास्ते सीधे रास्ते पे नहीं गया, है ना। ये वाला क्या है, ये जो है ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बेचारा इधर चलता अगर अगर ग्लास ब्लॉक ना होता बीच में, तो, है ना। लेकिन अभी ग्लास ब्लॉक है तो इधर आ गया। अब यहाँ पे फिर से नॉर्मल, अब यहाँ पे फिर से नॉर्मल, है ना, थोड़ा नॉर्मल सही से बनाए। अब यहाँ पे फिर से नॉर्मल आएगा इस वाले सरफेस पे, सही से बन जाओ भाई। अब यहाँ पे फिर से नॉर्मल आएगा, ये रहा नॉर्मल, है ना, ये फिर से नॉर्मल यहाँ आएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये लाइट अब डेंसर से रेयरर, ये भी बाहर निकल रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर, है ना। तो नॉर्मल ये है, नॉर्मल से दूर ले जाना है तो ये इधर आ जाएगा, है ना। ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, चलो भाई, नॉर्मल से दूर चला जाएगा ये, ठीक है। ये इस तरह से, ये इस तरह से क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, है ना। समझना है बात, बस नॉर्मल से दूर चला गया, ठीक है। तो ये जो बाहर निकला, दिस इज इमरजेंट रे, है ना, इसको कहते हैं इमरजेंट रे, जो फाइनली इमर्ज कर रहा है। और इमरजेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस ई, है ना। एंगल ऑफ इमरजेंस ई इसको बोला जाता है, ठीक है, ये समझ में आया। अब अगर आप यहाँ, अगर आप ध्यान से देख पाओ, अगर आप यहाँ से ध्यान से देख पाओ, तो ये वाले सेकेंड सरफेस एस आर को देखो, एस आर, है ना, एस आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस को देखो, एस आर को देखना है आपको, है ना। इसको अगले कलर से दिखाएंगे, अलग कलर से। ये एस आर को देखो, एस आर को, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस को आप देखो। यहाँ पे ये वाला नॉर्मल देखना, ये इसको N1 कह देते हैं और इसको N2 कह देते हैं ना, नॉर्मल को। तो ये दो नॉर्मल है, एक N1 है और ये यहाँ पे एक N2 है ना। इस तरह से ये दो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक लाइन गया इस तरह से, ये ट्रांसवर्जल है, ये वाला आर है, तो ये भी कितना होगा, आर, है ना। क्यों होगा आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए होगा, है ना। पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम नहीं, पैरेलल लाइंस, दोनों नॉर्मल क्या है, ये दोनों नॉर्मल क्या है, N1 N2 पैरेलल ही तो है, N1 N2 पैरेलल ही तो है बिल्कुल। और ये वाला लाइन, ये वाला ट्रांसवर्जल की तरह काम कर रहा है, जो अंदर में बेंट हुआ है नॉर्मल की तरफ, वो ट्रांसवर्जल की तरह काम कर रहा है। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, ये होगा R, है ना, ये R तो ये भी R, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, ये सारा एंगल क्लियर हो गया, है ना। तो ये कहानी थी पूरी। तो ये सारा रिफ्रैक्शन वगैरह सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्रैक्शन वगैरह क्लियर हो गया। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये इमरजेंट रे का। अगर ये ग्लास ब्लॉक नहीं आता तो इधर ही जाता, ग्लास ब्लॉक की वजह से इधर आ गया है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि ये है इमरजेंट रे, एक्चुअल तो यहाँ आया। तो अगर ये ग्लास ब्लॉक नहीं होता इधर जाता, मतलब ये जो इमरजेंट रे है, ये जो फाइनली रे निकला है, ये अपने डायरेक्शन से, ओरिजिनल डायरेक्शन से, मतलब जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था उससे थोड़ा शिफ्ट हो गया है ना, ये इतना शिफ्ट हो गया, ये इतना शिफ्ट हो गया है। और इसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एलडी, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं एलडी, है ना। तो क्या हो गया, लाइट का शिफ्टिंग हो गया, है ना, लाइट शिफ्ट कर गया, है ना, लाइट का क्या हो गया, शिफ्टिंग। इमरजेंट रे जो है, जो इमरजेंट रे है वो क्या कर गया, शिफ्ट कर गया, लेटरली डिस्प्लेस कर गया, है ना, उसके ओरिजिनल पाथ से, ओरिजिनल जो डायरेक्शन था इंसिडेंट रे का, उससे थोड़ा शिफ्ट कर गया, है ना। इसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, साइड वेज डिस्प्लेसमेंट, इसी को आप कहते हो साइड वेज डिस्प्लेसमेंट, साइड साइड डिस्प्लेस कर गया। तो क्या हुआ, इमरजेंट रे लेटरली डिस्प्लेस कर गया इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से, जो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन था उससे इतना डिस्प्लेस कर गया, इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लिख लें यहाँ पे। क्या हुआ यहाँ पे कि इमरजेंट रे लेटरली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था उससे थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, है ना, उससे क्या हो गया, थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, है कि नहीं। यही वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वाला जाना था इधर, आ गया इधर से, है ना, जाना था किधर, इधर जाना था इधर, लेकिन आ गया इधर। तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, साइडवेज डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्टेंस बना, है ना, ये जो डिस्टेंस बना, ये वाला जो डिस्टेंस बना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बना इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच, जो ये परपेंडिकुलर गैपिंग है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसको आप लिख लो डेफिनेशन को जरा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को क्या बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यही वाला डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यही वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये पूरी इतनी कहानी समझ में आई, ये इतनी कहानी आपको समझ आई है ना, ये इतनी कहानी आपको समझ में आई है। तो आगे बढ़ते हैं, है ना, तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अब। तो जब ये रिफ्रैक्शन वगैरह हो ही रहा है तो स्नेल्स लॉ का भी बात कर लें, है ना, स्नेल्स लॉ लगाना वगैरह सीख लें यहाँ पे। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए लगाते हैं, पी क्यू के लिए, है ना, पी क्यू के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो फॉर पी क्यू, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए लगाते हैं पहले स्नेल्स लॉ। क्या लगेगा, तो ये वाला मीडियम है रेयर, इसको कह देते हैं μ1, और ये वाला ग्लास है, इसको कह देते हैं, या इसको μa कहते हैं, और ग्लास वाले को μg कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा μa sin i इक्वल टू μg sin r, है ना, यही होगा, यही लगाते हैं। तो ये हो जाएगा μa sin i इक्वल टू μg sin r, और ये हो गया इक्वेशन 1। अब अगले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए RS के लिए इसके लिए लगाएं तो क्या लगेगा, ये सबसे पहले ये μg अंदर वाला, और यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, ये एंगल R,
और इधर बाहर निकलने के बाद म्यू एयर, फिर से म्यू एयर आ गया, और यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, साइन ई, है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये हो जाएगा म्यू जी साइन आर, क्योंकि ये जो आर है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, और म्यू ए, और ये बन जाएगा साइन ई, है ना। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहाँ भी म्यू जी साइन आर है और यहाँ भी म्यू जी साइन आर है, तो मतलब ये म्यू ए साइन आई इसके बराबर है और म्यू ए साइन ई ये भी इसके बराबर है, दोनों सेम क्वांटिटी के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये म्यू ए साइन आई ये बराबर हो जाएगा म्यू ए साइन ई के, क्योंकि दोनों ही म्यू जी साइन आर के बराबर है, सेम क्वांटिटी के बराबर है, तो दोनों आपस में भी बराबर होगा। यूक्लिड पोस्टुलेट, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। तो ये दोनों इसके बराबर है, तो दोनों आपस में ही बराबर होगा, ये दोनों आपस में ही बराबर होगा, क्योंकि दोनों सेम के बराबर है, दोनों सेम चीज के बराबर है ना। तो यहाँ से म्यू ए कट जाएगा, साइन आई साइन ई, तो ये फाइनली कंपैरिजन के बाद साइन आई साइन ई क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू ई। तो यहाँ से ये समझ में आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर है ना। यहाँ से क्या समझ में आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ये भी लॉजिक क्लियर हो गया, ये सारा प्रूफ करके बता दिए कैसे इक्वल है। ये भी क्लियर है अच्छी तरह से, ये भी कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हो गया, ठीक है, छोटा टॉपिक है, तुरंत से हो जाएगा। अब आगे हम लोग और बात कर ले थोड़ा कि ये ग्लास ब्लॉक है और इसका ये थिकनेस ये है टी, है ना, यही थिकनेस है, यही मोटाई है ना, यही तो है थिकनेस, यही तो है थिकनेस, है ना, यही तो है थिकनेस, है ना। इसको टी से दिखा रहे हैं, स्मॉल टी क्या बता रहा है, थिकनेस, है ना, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस क्या बता रहा है, ये एलडी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हौच-पौच मामला होगा, तो हमको कुछ डेरिवेशन दिखाना है, इसको हम फिर से एक बार बना लेते हैं आगे की स्लाइड पे, ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो ये डेरिवेशन निकाल के बता रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट आता कितना है, तो ये आता है थिकनेस इंटू साइन आई माइनस आर, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस आर। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है जो आपको आना है, और यहीं से फिर बात कर लेंगे फैक्टर्स जिस पे वो डिपेंड करता है ना, वहां से फिर क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, ये खत्म ही हो जाएगा फिर तुरंत से। तो ये डेरिवेशन देख लेंगे अभी, थिकनेस इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर, ये कैसे आता है आइए देख लेते हैं। ये आगे की स्लाइड पे एक बार फिर से ग्लास ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, एक बार फिर से ग्लास ब्लॉक बनाते हैं, क्योंकि अब कर लेते हैं उसका डेरिवेशन, ठीक है। तो फिर से ये लाइट ऐसे इंसिडेंट किया, ये रहा नॉर्मल, है ना, ये रहा नॉर्मल, और ये इस तरह से सीधे निकलता, लेकिन ये बेंडिंग हो जाएगा क्योंकि ये ग्लास है, ये बना आर, और हाँ, और यहाँ पे फिर से ये वाला नॉर्मल मेरा सही नहीं बनता, यहाँ पे फिर से ये ऐसे, और यहाँ से ये बेंड कर जाएगा ऐसे, है ना, यही कहानी होगा, यही कहानी था अभी यहाँ पे। ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल, इसको बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। अब थोड़ा कुछ नाम देते हैं, ये आई है अल्टरनेट इंटीरियर से, ये भी आर है, ठीक है, और ये ई था, ठीक है, ये क्या था, ये था इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, इससे हमको मतलब नहीं ज़्यादा यहाँ, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ये क्या था, ये था इमरजेंट रे। ये सब चीज़ से हमको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं, ये सब आप समझ चुके हो अब इस बार, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, ये इसको दे देते हैं ओ, इस वाले को ओ, और इस वाले को ए, और इस वाले पॉइंट को बी, है ना, ठीक है, इस वाले पॉइंट को बी। यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हो वही ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से ये रहा परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ये 90 डिग्री, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये रहा लेटरल डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको बी, यहाँ इसको कुछ कह देते हैं एम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बी एम कह देते हैं, ये वाला बी है यहाँ पे, है ना, ये वाला बी है, ये परपेंडिकुलर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अब बात कर लेते हैं सब चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आप ध्यान से ये देखो, इस ट्रायंगल में, सबसे पहले आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, ओ ए बी, है ना, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ओ ए, और ये रहा
बी, है ना, ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे छुपा छुपा बैठा है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस पे बात कर लेते हैं, है ना, इस पे बात कर लेते हैं। तो ये ओ ए तो नॉर्मल है ना, ओ ए क्या था, ये इसी का एक्सटेंशन है, ये नॉर्मल का ही एक्सटेंशन है। तो ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। इसको अलग से निकाल के बताया क्या है आगे आगे वाले स्लाइड पे, या यहीं पे बता देते हैं। ये ओ ए बी ऐसे, ये है, ये ओ, ये ए और ये बी, ये नॉर्मल है जिसको एक्सटेंड करके ए तक लाए हैं, ठीक है। ये एंगल आर है ना, और ये ओ बी है। तो 90 के सामने जो होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो ओ बी मेरा क्या है, हाइपोटेनस, है ना, जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो ओ बी मेरा क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग लिखने जा रहे हैं कॉस आर। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, ओ ए, है ना, ये 90, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये वाला क्या है, बेस, है ना, ये वाला क्या है, बेस, है ना, ये वाला क्या है, बेस। और जो हम एंगल ले रहे हैं, है ना, ये एंगल ले रहे हैं आर, तो इसके सामने जो होता है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे समझना है। आप लोग सोच रहे होगे ओ ए परपेंडिकुलर है कि ए बी है, तो आपको तरीका बता दिए। जो एंगल हम लोग ले रहे हैं, जब लिए हैं यहाँ पे कॉस आर, आर लिए हैं, है ना, तो जो एंगल लिए हैं उसके सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये बेस हो गया। तो कॉस आर, है ना, ये कॉस आर, ये क्या होता है, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बेस है ओ ए, और हाइपोटेनस क्या है, ओ बी। ओ ए क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला लेंथ, ये ओ ए, मतलब ये इसके बराबर है, थिकनेस के बराबर टी। तो ओ ए को लिख सकते हैं टी बाय ओ बी, है ना। ओ ए क्या है, ओ ए यही है, टी के बराबर। तो इसको अब आगे की स्लाइड में लिखें, तो ये मेरा आ रहा है कॉस आर इक्वल टू टी बाय ओ बी, और यहाँ से ओ बी हो जाएगा टी बाय कॉस आर। तो इसीलिए ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूज किए जिससे मेरा काम हो, जिससे मेरा क्वांटिटी रिलेट हो, एसोसिएट हो, थिकनेस वगैरह ये रिलेट हो, है ना। इसको कह रहे हैं इक्वेशन 1। तो ये पहला समझ में आ गया पहले ट्रायंगल से। अब दूसरे ट्रायंगल पे जाएं और बात करें, उससे पहले आपको एक चीज ये समझना होगा कि ये वाला एंगल कितना है। उसके पहले आपको ये बताना होगा कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है। तो ये है आई माइनस आर। कैसे, नहीं समझ में आया तो अभी समझ लेते हैं कैसे हुआ ये आप समझ लें। आई माइनस आर कैसे हुआ, तो आप ध्यान से देखो वहां पे, ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये पी क्यू, है ना। इस पे आप लाइट ऐसे इंसिडेंट कराए, और ये रहा नॉर्मल, ये है आई, और ये यहाँ पे ऐसे बेंड किया, ये है आर, और ये ओरिजिनल रास्ता है इंसिडेंट लाइट का। तो यहाँ पे दो लाइन है, दिख रहा है, एक ऐसे ये सीधा लाइन है, और एक ऐसे ये सीधा जो ओरिजिनल डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का वो, ये आई है, और ये वाला एंगल पूरा है ना, ये वाला एंगल पूरा, और यहाँ से ये जो बेंड किया है ये है आर। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये आई जो है ये बराबर है पूरे एंगल के, ये वाला पूरा, है ना, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ना, कि दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो वही ये आई जो है ये पूरे के बराबर है। अगर इसको हम कह दें कुछ, ये वाला एक्स कह देते हैं इसको, है ना, ये वाला एक्स कह देते हैं, ये वाला आर के बगल में जो एंगल बचा है ये वाला, इसको एक्स कह देते हैं। तो आर प्लस एक्स के बराबर होगा आई, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आई होगा आर प्लस एक्स, किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां से x कितना आ जाएगा, आई माइनस आर, आई माइनस आर, यही तो आ जाएगा x के बराबर। और x ही हम ढूंढ रहे हैं, यही वाला एंगल ढूंढ रहे थे, ये कितना आ गया, आई माइनस आर, ठीक है, यही हम ढूंढ रहे थे, आई माइनस आर। तो यहाँ अगर हम पीछे चलें वापस से, तो ये वाला एंगल मेरा कितना है, आई माइनस आर, ये तो आ गया। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें ओ बी एम, है ना, तो अगर आप इस ट्रायंगल को बनाएं आगे, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला, है ना, ये इस तरह से था ओ बी, और ये एम ऐसे, है ना, यही था ओ बी एम। ये वाला आ गया है आई माइनस आर, है ना, आई माइनस आर ये आ गया है। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एक बार सही से, हाँ ठीक है, वो है परपेंडिकुलर, ये वाला, ये वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है।
तो सही से थोड़ा बनाना होगा फिगर, है ना। ये थोड़ा फिगर जो है सही से बनाना होगा, सही से बनाना होगा। ये थोड़ा सही से बनाते हैं इसको, ये थोड़ा सही से बनाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहीं पे देख लो, अगर आप ध्यान से यहीं पे OBM में समझ तो आई गया आपको। तो ये परपेंडिकुलर है ही, तो ये साइन आई माइनस आर देखें, अगर साइन आई माइनस आर, है ना, क्योंकि हमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट को कनेक्ट करना है, तो कॉस से होगा नहीं, कॉस बेस बाय हाइपोटेनस होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन आई माइनस आर परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल आप लिए हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये बी एम परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर के सामने ये रेड वाला OB, है ना, ये परपेंडिकुलर के सामने ये रेड वाला OB, तो ये OB हो जाएगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम यहाँ देखें अब, तो BM कितना है, ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, साइन आई माइनस आर, ये BM कितना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और OB तो हाइपोटेनस है, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो यहां से ये आ जा रहा है सेकेंड ट्रायंगल से, है ना। तो अगर हम एक बार और कोशिश कर लें इधर बनाने का, ऐसे समझ लो आप, ये वाला मामला है इस बार, है ना, ये वाला मामला है, ये कुछ ऐसा मामला है, ऐसा, ठीक है। ये 90 है इधर इस बार, ठीक है, ये 90 फिलहाल ऐसे आप समझ लो, ये 90 है, और ये हाइपोटेनस है इस बार OB, है ना, और ये वाला एंगल है आई माइनस आर। तो ये साइन आई माइनस आर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या है, BM, जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है LD, यही है BM, और हाइपोटेनस क्या है, OB। तो यहां से अगर हम लोग लिखें साइन आई माइनस आर, BM कितना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और ये OB, तो OB यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बाय साइन आई माइनस आर, है ना। तो ये आ रहा है साइन आई माइनस आर, OB का वैल्यू आ गया। तो OB का वैल्यू इधर भी आया था, कितना आया था, T बाय कॉस आर, है ना, T बाय कॉस आर, T बाय कॉस आर, थिकनेस बाय कॉस आर, कॉस ऑफ आर, और ये इसको सेकेंड इक्वेशन कहते हैं, ये भी कुछ OB का वैल्यू आया, तो दोनों OB का ही वैल्यू है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल रहा है हमको, तो पहले से मिल रहा है T बाय कॉस आर, और दूसरे से मिल रहा है हमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बाय साइन आई माइनस आर, है ना, बाय साइन आई माइनस आर। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, साइन आई माइनस आर को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा T इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर। तो ये आ रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, थिकनेस इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर, ये जो शुरू में लिखे थे वही फाइनली आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट थिकनेस T इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइड बाय कॉस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आ रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ये आपको ध्यान रखना है ना। ये आपको सिलेबस में डिराइव नहीं किया हुआ, डायरेक्ट लिखा है, ये आपको डिराइव करके दे रहे हैं हम, ठीक है। समझ में आया, आसान था। इसे ना समझ में आएगा फैक्टर्स जिस पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, जो फैक्टर अफेक्ट करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट को, वो समझ में आएगा, है ना। तो वो फैक्टर देख लेते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, किस किस बात पे डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो वो अब देख लेते हैं। नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ये सबसे पहला डिपेंडेंस आपको ध्यान रखना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। यहां से भी देखो फॉर्मूले से, ये आई बढ़ेगा, है ना, ये आई बढ़ेगा तो आई माइनस आर भी बढ़ेगा, है ना। आर मान लो कुछ है तो आई के हिसाब से ही अफेक्ट होता रहेगा। आई आप बढ़ाते रहोगे तो आर भी उस हिसाब से मॉडिफाई होता जाएगा, तो आई माइनस आर और बढ़ते जाएगा वैल्यू, है ना। तो आई माइनस आर बढ़ेगा तो साइन का एंगल अगर बढ़ते जाता है, जैसे 0 से 90 तक जाओ आप, तो साइन 0 का वैल्यू 0,
90 का वैल्यू 1 हो जाता है, साइन 90 1। तो जैसे जैसे वो बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, वो वैल्यू बढ़ेगा, ऊपर वाला वो वैल्यू बढ़ेगा, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, मैथमेटिकली भी दिख रहा है और यही होता भी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते जाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने का मतलब समझ में आ रहा है कि ये आपका ग्लास ब्लॉक है, लाइट को आप पहले ऐसे इंसिडेंट कराए तो ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर आप ऐसे इंसिडेंट कराए तो ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आप ऐसे इंसिडेंट कराए तो ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ही बढ़ेगा, है ना, वो अपने डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से और थोड़ा शिफ्ट होगा इधर, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से। आगे अगले फैक्टर पे बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना, म्यू ग्लास है तो ग्लास, तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेसिकली अभी ग्लास है तो ग्लास की बात कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, है ना, तो अभी ग्लास ब्लॉक से बना हुआ है वो, ठीक है, ठीक है, तो फिलहाल अभी ग्लास ब्लॉक हटाते हुए जनरल बात करते हैं। मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, है ना, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, है ना, म्यू आप बढ़ाते जाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मेजर है ना, क्या चीज का, लाइट को मोड़ने का एबिलिटी उस मीडियम का कितना ज्यादा है, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि उस मीडियम की लाइट को उसके रास्ते से मोड़ने की एबिलिटी कितनी है, यही तो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट को उसके रास्ते से ज्यादा मोड़ेगा, ज्यादा मुड़ेगा तो उसका जो ओरिजिनल रास्ता था उससे ज्यादा मुड़ेगा, तो वो जो डेप्थ था, वो जो विड्थ था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो बढ़ता जाएगा, है ना, कि वो लाइट जो आ रहा है उसको आप रास्ते से ज्यादा मोड़े तो वो डिस्टेंस जो था वो डिस्टेंस वो बढ़ता जाएगा, है ना, ये तो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो लाइट को ज्यादा मोड़ेगा वो मीडियम, अपने ओरिजिनल पाथ से ज्यादा दूर जाएगा, तो वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, शिफ्टिंग ज्यादा होगा, साइडवेज शिफ्टिंग, ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन में है। आगे तीसरे फैक्टर पे बात करें, इसलिए डायरेक्ट रिलेशन में सारा कोई डायरेक्ट वेरी करता है। थिकनेस, है ना, थिकनेस ऑफ मीडियम का थिकनेस, इस पे भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब थिकनेस बढ़ाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। थिकनेस बढ़ाने का मतलब आपका मीडियम, जैसे यहाँ ग्लास ब्लॉक था, है ना, आपका मीडियम यहाँ क्या था, ग्लास ब्लॉक से ही पढ़ रहे हैं, तो थिकनेस बढ़ाने का मतलब ये है कि ये हुआ आपका ग्लास ब्लॉक, ये हुआ ग्लास ब्लॉक, ये थिकनेस बढ़ रहा है ना, और थिकनेस बढ़ा दिए, ये हुआ ग्लास ब्लॉक, यही तो है थिकनेस, यही तो है थिकनेस, बढ़ता जा रहा है कि नहीं, पहले ये था, फिर ये हुआ इतना ज्यादा, है ना। तो इसको क्या दें हम, T1 T2 और T3, तो सबसे ज्यादा T3 है, T2 है, फिर T1 है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब ओरिजिनल रास्ते से सबसे ज्यादा शिफ्टिंग इस वाले में होगा, इस वाले में जिसको टिक कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इसमें होगा, क्योंकि इसका थिकनेस ज्यादा है, इस ग्लास ब्लॉक का थिकनेस ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है। क्या होगा, मोटाई ज्यादा है तो लंबा डिस्टेंस इस ग्लास ब्लॉक के अंदर, इस मीडियम के अंदर लाइट ट्रेवल करेगा, जितना ज्यादा देर, जितना लॉन्गर डिस्टेंस मीडियम में ट्रेवल करेगा, मीडियम उसको और, है ना, और मोड़ता जाएगा, जब तक डेंसर मीडियम में चलता जाएगा उसको मोड़ते रहेगा मीडियम, है ना, मोड़ते रहेगा। तो मीडियम का थिकनेस जितना कम होगा उतनी देर वो मोड़ के छोड़ देगा। आपका मीडियम मोटा है ना, थिकनेस ज्यादा है, तो वो लंबा डिस्टेंस चले जा रहा है लाइट उसमें, तो मीडियम भी उसको आराम से मजे से मोड़ता जा रहा है, तो जितना ज्यादा मोड़ता जाएगा अपने ओरिजिनल रास्ते से उतना ज्यादा वो मुड़ता रहेगा, तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा पार्टिकल से, क्योंकि लंबा डिस्टेंस चल रहा है ना, थिकनेस ज्यादा है, तो बातचीत ज्यादा चल रही है, तो ज्यादा वो मोड़ता जाएगा डेंसर मीडियम जो भी है उस लाइट को उसके ओरिजिनल रास्ते से। तो थिकनेस जितना ज्यादा होगा उसको ओरिजिनल रास्ते से उतना ज्यादा मोड़ेगा, है ना, क्योंकि उतना क्यों मोड़ेगा, क्योंकि उतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मीडियम के अंदर, थिकनेस ज्यादा है ना,
है ना। यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जैसे गिरा तो ये इतना दूर ट्रेवल किया, यहाँ पे लाइट ये रिफ्रैक्ट होने के बाद इतना दूर ट्रेवल किया, और यहाँ पे लाइट ये रिफ्रैक्ट होने के बाद इतना दूर ट्रेवल करेगा। तो जितना लंबा जर्नी उतना ज़्यादा मोड़ेगा मीडियम उसको ओरिजिनल रास्ते से, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा डेफिनेटली, है ना। ठीक है, ये पूरी कहानी क्लियर रही। तो तीनों से डिपेंडेंस एकदम डायरेक्टली है, तीनों से डिपेंडेंस एकदम डायरेक्टली है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी, थिकनेस ऑफ मीडियम से भी। ये 3 फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आज का ये डिस्कशन आपको समझ में आया है, बहुत छोटा लेक्चर था। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में कुछ और मजेदार टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।